जय माता दी ऑल। और आज इस सेशन में हम बात करेंगे स्पॉन्सर के बारे में। रेगुलेशन 7 ऑफ म्यूचुअल फंड जो अमेंड हुई थी 1 अगस्त 2023, अमेंडमेंट आई थी इसके अंदर। और इस सेशन में फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको पहले एक छोटा सा यहाँ पर हिंट दे दूं। यहाँ पर ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि रेगुलेशन 7 जो न्यूली अमेंडेड है उसमें बहुत सारा कंटेंट है। और इसके अंदर बेसिकली जो क्राइटेरियाज के बारे में बात हो रही है, आपको एक क्लॉज ए दिया है। उस क्लॉज ए में कहते हैं सब क्लॉज 1 2 3 4 एंड 5, पांचों के पांचों कंप्लाई करो। और अगर आप ये पांचों कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्लॉज ए में, पांचों के पांच में से 4 कंप्लाई कर पा रहे हो या 3 कंप्लाई कर पा रहे हो, कोई भी एक बीच में से कहीं गड़बड़ हो गई, मतलब मान लो कि ये पॉइंट 3 कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो सब क्लॉज 3, और 1 2 4 5 कंप्लाई कर पा रहे हो, तो कहीं कोई गड़बड़ अगर कहीं हो रही है जो कंप्लाई करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो फिर प्रोवाइजो में आ जाओ, प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज ए में। और फिर वो उसमें जो प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज ए में जो आगे फर्दर सब क्लॉज दिए हुए हैं या फर्दर पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे फुलफिल करो। तो या तो क्लॉज ए का जो मेन पोर्शन है ऊपर, वो सारा का सारा फुलफिल करो, या फिर क्लॉज ए के साथ जो हम बात कर रहे हैं प्रोवाइजो दिया हुआ है उसमें 6 पॉइंट हैं, वो 6 के 6 फुलफिल करो। तो ऑप्शन आपके लिए बीच में और दे दिया है, तो इधर क्राइटेरिया एज गिवन इन द मेन क्लॉज ए और क्राइटेरिया गिवन इन द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज ए। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम कर दिया सेबी ने इसके अंदर। सेबी ने बड़ी मेहनत की है, आपको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे। एंड देन फिर उसके नीचे कह रहे हैं यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, तो क्लॉज ए था, एंड फिर क्लॉज बी एंड सी एंड डी एंड ई एंड एफ एंड जी ऑल शेल बी फुलफिल्ड, ये सारे भी फुलफिल करने हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। मतलब सेबी बहुत इलेबोरेट कर रहा है यहाँ पर द क्राइटेरिया टू बिकम स्पॉन्सर। और आपको मालूम है वो स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट इज आइदर जनरली अ बैंक और maybe a non-banking financial company, something like that it is there। लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया सेटअप कर दिया। HDFC म्यूचुअल फंड है तो HDFC बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड। कोटक म्यूचुअल फंड है तो कोटक महिंद्रा बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड, एंड सो ऑन। तो नाउ द पॉइंट इज कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें, SBI म्यूचुअल फंड है तो SBI बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। अब उस स्पॉन्सर को ये क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। बाकी आपको ये भी मालूम है ज़्यादा काम तो AMC करती है। एक चीज़ और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, ये नेटवर्थ और लिक्विड नेटवर्थ की डेफिनेशन हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं अभी इस सेशन के अंदर। रेपो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब समझेंगे, क्राइटेरियाज के बारे में, देयर आर मैनी थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी रिटन, ऑल्टरनेटिव क्राइटेरियाज के बारे में भी, ये सारी बातें हम करेंगे अभी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस। तो ऑलरेडी यार देखो, एज टीचर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, गूगल पे जाना पड़ता है, सेबी की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। आप लोगों को तो पका पकाया मिल जाता है बहुत कुछ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वेल, टीचर का रिसर्च वर्क जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और मेरी हैबिट है थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च वर्क करने की, तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है। एक छोटा सा प्रिजम्पशन यहाँ पर लूँगा कि आप लोगों को वो स्कीम्स याद हैं, ग्रोथ स्कीम and then debt fund scheme और balanced scheme and fund of fund schemes। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो जितनी भी स्कीम्स आपने आज तक ज़िंदगी में पढ़ी हैं, आज से पहले कभी भी पढ़ी हैं, द लिस्ट इज़ इंक्लूसिव, क्योंकि आप रियल लाइफ में जब UTI की वेबसाइट पे जाओगे, UTI म्यूचुअल फंड की या फिर HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी स्कीमें देखने के लिए मिलेंगी जो आपके ICSI के मॉड्यूल में नहीं है, ICSI कोर्स करिकुलम में नहीं है, या किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाई होंगी, ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं बताएगा। लेकिन एक्चुअली जब आप म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट में अपना लॉगिन अकाउंट बनाओगे, पासवर्ड बनाओगे, तो आपको वहां पर वो स्कीम्स देखने के लिए कुछ नहीं मिलेंगी। तो लिस्ट ऑफ दोज स्कीम्स इज इंक्लूसिव। देन आई विल कम बैक टू दिस स्पॉन्सर थिंग। स्पॉन्सर के बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले आपको ना दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, नेटवर्थ और लिक्विड नेटवर्थ। और ये क्यों पता होनी चाहिए, जब रेगुलेशन 7 पढ़ेंगे तो उसमें ये नेटवर्थ भी आएगा, लिक्विड नेटवर्थ भी आएगा। तो अगर डेफिनेशंस नहीं मालूम होंगी तो फिर सिर्फ रटने का काम हो जाएगा, और वो काम मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्थ, एंड देर आर ओनली टू थिंग्स ओवर हेयर, एंड दैट इज फर्स्ट वन पेड अप कैपिटल, एंड सेकेंड वन इज फ्री रिजर्व्स। तो नेटवर्थ क्या है, अगर हम
स्पॉन्सर की नेटवर्थ, या हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, किसी की भी नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, मे बी स्पॉन्सर में भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, लेकिन उसमें से 4 चीज़ें माइनस करनी है। अब इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों का जो एग्रीगेट आएगा उसमें से 4 चीज़ें माइनस करनी है। नंबर 1, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ सो फार बाय द कंसर्न्ड स्पॉन्सर और एएमसी एज द केस में भी, जिसकी भी नेटवर्थ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जो भी बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है। एक्यूमुलेटेड लॉसेज इन द बैलेंस शीट जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है। एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यू नो दैट पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, और गुडविल में तो वेल मिस कैलकुलेशंस होने के चांसेस प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा होते हैं, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि सेबी ने यहाँ पर गुडविल को या इंटेंजिबल एसेट्स को हटवा दिया है। तो 2 चीज़ें ऐड कीजिए और उसके बाद 4 चीज़ें माइनस कीजिए, तो ये हो गई आपकी नेटवर्थ। और ये नेटवर्थ स्पॉन्सर की भी हो सकती है, नेटवर्थ एएमसी की भी हो सकती है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ और डेफिनेशन ऑफ लिक्विड नेटवर्थ। नाम से समझ में आ रहा है लिक्विड, लिक्विड का मतलब या तो कैश होता है या समथिंग विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो बड़ा क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है नेट लिक्विड नेटवर्थ मींस द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड नेटवर्थ। लिक्विड नेटवर्थ मींस that part of the net worth, that portion of the net worth which is invested in the unencumbered liquid assets. Liquid assets का मतलब easily convertible into cash, जब चाहे इक्विटी शेयर्स वगैरह जैसे होते हैं मार्केट में बेचे और उसको एनकैश कर लिया, समथिंग लाइक दैट, और इमीडिएटली पेमेंट आ गई, इमीडिएटली पैसा आ गया। सो लिक्विड एसेट्स मींस something which is easily convertible into cash, and I'm talking about the listed equity shares which are highly tradable and easily saleable in the stock market. So net worth invested in unencumbered, unencumbered का मतलब जिसके ऊपर कोई हाइपोथिकेशन ना हो, जिसके ऊपर कोई प्लेज ना हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, बर्डन ना हो किसी भी तरीके का। सो नेटवर्थ मीन्स लिक्विड नेटवर्थ मीन्स दैट पोर्शन ऑफ द नेटवर्थ। अब ये मे बी लिक्विड नेटवर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर की नेटवर्थ का वो पोर्शन, वो पार्ट, वो हिस्सा which is invested in the unencumbered without any pledge लिक्विड एसेट्स, मतलब जो लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है स्पॉन्सर ने और जिसके ऊपर कोई प्लेज नहीं है, जिसके ऊपर कोई एनक्यूम्बरेंस नहीं है। एंड शेल इंक्लूड, तो ऊपर था मीन्स और नीचे है इंक्लूड्स। सेबी खुद एलैबोरेट कर रहा है कि लिक्विड नेटवर्थ में क्या क्या आ जाएगा। एंड शेल इंक्लूड नंबर 1 कैश, स्पॉन्सर के बैलेंस शीट में कैश है, स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में कैश है तो वो आ जाएगा, दैट विल बी देयर। एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द फॉलोइंग, एंड द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द फॉलोइंग, ये सब कुछ स्पॉन्सर की लिक्विड नेटवर्थ का पार्ट हो जाएगा। अब स्पॉन्सर ने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसकी एलैबोरेशन में मैं अभी नहीं जा रहा, एक प्रकार के वो प्रोमिसरी नोट टाइप के होते हैं, उस सब में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। कॉमर्शियल पेपर की वैल्यू 5 लाख रुपए होती है और मल्टीपल ऑफ 5 लाख रुपए होती है एंड ऑल दैट। सो द amount invested in or the investments made in the money market instruments, investment in the government securities, investment in the treasury bills, investment in the repo rate on repo on the government securities. So investment in ये मैं बताऊंगा अभी, investment in repo on government securities, and then any other like instrument, any others like मतलब ऊपर दिए गए जो 4 इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे मिलता जुलता कोई इंस्ट्रूमेंट which is specified by SEBI from time to time। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, what is the meaning of रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं लिख कर लाया हूँ आपके लिए, एंड दैट गोज लाइक दिस, रेपो ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसमें 6 स्टेप्स में पढ़िएगा, स्टेप 1 2 3 4 5 6। स्टेप नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्स सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मे बी अ बैंक और मे बी अ फाइनेंशियल, ये बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द बैंक ओन्स सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्टेप नंबर 2, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो बैंक है वो एक लोन ले रहा है, इट इज टेकिंग लोन, और प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जनरली इट इज शॉर्ट टर्म लोन, इट इज टेकिंग अ लोन फ्रॉम सम लेंडर, किसी लेंडर से लोन ले रहा है। स्टेप नंबर 3, लोन के बदले में दैट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज गिविंग दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास हैं, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहा है, प्लेज कर रहा है, एज कोलेटरल या प्लेज कह लीजिए आप इसे, गिरवी रख रहे हैं।
एंड दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लोन, और जितने का लोन लिया उतने की ही वैल्यू की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज कर दी। तो मान लो प्रिज्यूम कर लेते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं, मान लो कि ये लोन की वैल्यू जो है ये रुपीज़ 100 करोड़ है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज की उनकी भी वैल्यू रुपीज़ 100 करोड़ है, और मान लो कि ये लोन 3 महीने के लिए है, 3 मंथ्स के लिए है, शॉर्ट टर्म लोन है। कोई मतलब 5 साल के लिए लोन नहीं है, नॉट लाइक दैट। स्टेप नंबर 4, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जिसने भी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब प्लेज की हैं, उन्होंने लोन एग्रीमेंट में ये लिख दिया था दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बाय बैक दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द लेंडर एट अ प्राइस हायर देन द लोन अमाउंट। 100 करोड़ का लोन अमाउंट है तो उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम बाय बैक करेंगे एज पर द लोन एग्रीमेंट। मान लो, प्रिज्यूम कर लो यहाँ पर 105 करोड़, कम लग रहा है? वैसे 3 महीने के लिए 5 करोड़ बहुत होता है मेरे हिसाब से, मैंने ज़्यादा बोला है, फिर भी आपको कम लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब 3 मंथ्स के लिए यार 5 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 5% पर क्वार्टर, तो 1 साल का तो 20% हो गया, ₹105 करोड़। हाँ, नौ, मान लेते हैं कि ये जो प्राइस है, दिस प्राइस इज 105 करोड़। Now the difference between that loan amount and the buyback value is the benefit of lender, और यहाँ पर बेनिफिट जो कमाया लेंडर ने, कितना कमाया? 5 करोड़। 100 करोड़ का लोन दिया और 105 करोड़ पे वो सिक्योरिटीज वापस की। तो मतलब इंटरेस्ट बोल कर नहीं ले रहे हैं कि 5 करोड़ का इंटरेस्ट ले लिया, ये बोल कर ले रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या बैंक जो भी है वट एवर इट इज़, उसने अपनी 100 करोड़ की सिक्योरिटीज हमारे पास प्लेज की, और जब उन्होंने बायबैक की आफ्टर आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एज पर द लोन एग्रीमेंट, तो एज पर लोन एग्रीमेंट उन्होंने 105 करोड़ में बायबैक की, और 5 करोड़ का बेनिफिट लेंडर को हो गया। दैट इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। ये जो पूरा अरेंजमेंट है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एक सवाल और भी आता है, सर इसी 3 महीने के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह ड्यू हो रहा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, और तो क्या वो भी लेंडर को मिलेगा? वो भी लेंडर को मिल जाएगा, तो वो 5 करोड़ के अलावा एडिशनल बेनिफिट भी हो जाएगा लेंडर को, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स कोई और इंटरेस्ट वगैरह इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। और वो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा, कहीं ना कहीं लोन एग्रीमेंट में वो बात मेंशन होगी, लिखा होगा कि जो बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एग्री करती है कि ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी दैट विल गो टू द लेंडर, और उसके अलावा हाई प्राइस पे जो भी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस में वो मेंशन होगा सब। नाउ दिस अबव एग्रीमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लेंडिंग इज कॉल्ड एज रेपो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये जो पूरा ऊपर आपने पढ़ा स्टेप नंबर 1 2 3 4, स्टेप नंबर 2 3 4 के अंदर, ये जो पूरा का पूरा है स्टेप नंबर 2 3 4 के अंदर, दिस पुट टुगेदर is called as repo of government securities. This above agreement of short term lending is considered as repo of government securities. I hope getting that. अच्छा, हमारे केस में क्यों रेलिवेंट है जी? स्पॉन्सर इज लेंडर ओवर हियर, स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो वो जो स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड है वो बोल रहा है ये जो मैं 5 करोड़ कमा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो डिफरेंस में कमा रहा हूँ, ये जो बेनिफिट में कमा रहा हूँ, एक तरीके से वो भी लिक्विड एसेट ही है ना यार। और मेरे पास ये जो रखा हुआ है, प्लेज में आई हुई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओनर तो नहीं हूँ मैं इनका, मतलब काइंड ऑफ मेरे पास प्लेज में है, एंड आई एम कीपिंग द पोजीशन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, ये भी मेरे लिए एक तरीके से लिक्विड एसेट ही है ना, मैंने 100 करोड़ का लोन दिया है, तो वो जो बोरोवर है, वो बोरोवर मेरे लिए 100 करोड़ की एसेट है ना 3 महीने के लिए। तो ये पूरा अरेंजमेंट अपने आप में, ये फुल अरेंजमेंट अपने आप में, दिस इज कॉल्ड एज रेपो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और स्पॉन्सर कहेगा मेरे लिए तो 105 करोड़ आने हैं ना 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स आई विल बी गेटिंग 105 करोड़, और बाकी 3 महीने में तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो अलग अलग बात हो गई। तो स्पॉन्सर की वो जो हम बात कर रहे थे, लिक्विड नेटवर्थ काउंट होती है या कैलकुलेट होती है, तो उसमें ये रेपो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बीच में आता है। अगर स्पॉन्सर के पास ऐसा कुछ है, रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो भी उसके लिक्विड नेटवर्थ में काउंट होता है। सो रिवर्टिंग बैक ओवर हेयर फाइनली, एंड वी वर सेइंग कि अब हमारे पास
ये सब क्राइटेरियाज रहेंगे। और ये क्राइटेरियाज अब हमें पढ़ने हैं क्लॉज ए के अंदर ऑल 5 क्राइटेरियाज, या फिर क्लॉज ए के प्रोवाइजो में ऑल 6 क्राइटेरियाज शेल बी फुलफिल्ड, एंड उसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच, बी सी डी ई एफ जी तो हमें कंप्लाई करना ही है, वो तो कंपलसरी है। सो वी आर गोइंग बैक टू ऑल दिस। अब हमें पढ़ना रहेगा रेगुलेशन 7 के अंदर। तो अभी तक वो नेटवर्थ और वेल आई विल से उसके साथ साथ नेटवर्थ के साथ साथ लिक्विड नेटवर्थ की डेफिनेशंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम ये रेगुलेशन 7 पढ़ सकें। ICSI straight question in the exam, 5 marks, 6 marks, 7 marks. Write down the eligibility criteria of the sponsors in mutual fund. Simple question, straight answer. लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है, दिमाग लगाने के लिए बहुत कुछ है। सो गेटिंग स्टार्टेड ओवर हेयर विद द रेगुलेशन 7। और एक चीज़ आपको यहाँ बोल दूँ, जो मैंने पेज नंबर 4 पे ना यहाँ रेगुलेशन 7 का थोड़ा सा वो ग्लिम्स दिया है, उसके नीचे फिर AMC वगैरह है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान है, फिर वो नेक्स्ट पेज पे वी टॉक अबाउट एंट्री लोड, एग्जिट लोड, एंड उसके बाद फिर वो सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो सब आ जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन ये जो आपको दिया ना यहाँ पेज नंबर 4 पे ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्सर्स, ये पेज नंबर 34 पे रिपीटेड है, तो मैं वहाँ और वहाँ मैंने पूरा ही दिया हुआ है पेज नंबर 34 पे, तो मैं यहाँ से जंप आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख ही लो छोटा सा, रेफर पेज 34 फॉर फुल डिटेल। तो यहाँ हल्का सा दिया था शुरू में, लेकिन इसकी फुल डिटेल पेज नंबर 34 पे दी हुई है। तो यहाँ आ जाइए अभी पेज नंबर 34, एंड दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑन पेज 34, एंड गेटिंग स्टार्टेड विद दिस। तो अब बस रीड आउट करते जाएंगे और मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करवाता जाऊंगा साथ साथ, क्योंकि सैबी ने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, तो हमें उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। सो फाइनली गेटिंग स्टार्टेड विद दिस। For the purpose of registration with SEBI, the applicant has to fulfill the following criteria. Applicant कौन यहाँ पर? Sponsor. एप्लीकेशन फाइल करने के लिए स्पॉन्सर को ये क्राइटेरिया, मतलब एक म्यूचुअल फंड सेटअप करना है, उसके लिए एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन टू सेटअप म्यूचुअल फंड, और उसके लिए स्पॉन्सर को खुद ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। एप्लीकेंट हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन टू SEBI फॉर सेटिंग अप द म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। द स्पॉन्सर शुड हैव साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। साफ सुथरी रेपुटेशन होनी चाहिए, वो विजय माल्या, मेहुल चौकसी टाइप का नहीं होना चाहिए। एंड इंटेग्रिटी का मतलब इंटेग्रिटी इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब कहीं कोई चीटिंग नहीं करते, कोई फ्रॉड नहीं करते बिजनेस ट्रांजेक्शन में, उस टाइप का होना चाहिए। और साउंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है जी? अब ये पॉइंट ए में यही साउंड ट्रैक रिकॉर्ड जो दिया गया है, इसको नीचे क्लॉज ए की एक्सप्लेनेशन में they are saying the sound record track record shall mean the sponsor should 1 2 3 4 5, और बीच में आप देखो एंड लिखा है 1 and 2 and 3 and 4 and 5, पांचों चीजें फुलफिल करेगा तो कहेंगे उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्पॉन्सर, बाकी क्राइटेरिया रहने दो, बस साउंड ट्रैक रिकॉर्ड बता दो, तो ये सब कुछ है। और फिर नीचे साथ में क्या बोल रहे हैं, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड के बाद प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइजो आ गया। अगर ऊपर जो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड में 5 कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो पांचों की पांचों कंप्लाई हो जाती हैं, वेरी गुड, नहीं हो रही हैं, इफ 5 रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अबव in the explanation to the clause A are not fulfilled, then the sponsor shall fulfill the following criterias। और यहाँ पर 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, यहाँ 6 कंडीशंस कंप्लाई करनी है। अगर मेन क्लॉज ए में एक्सप्लेनेशन में साउंड ट्रैक रिकॉर्ड की पांचों कंडीशंस कंप्लाई हो रही हैं, वेरी गुड, नहीं हो रही हैं तो प्रोवाइजो की 6 कंडीशंस कंप्लाई करनी है। और इसमें एनालिसिस के लिए बहुत कुछ है, मतलब कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो पढ़कर एकदम से बाउंस होते हैं सर के ऊपर से, और वहीं रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद एंड क्राइटेरिया बी एंड सी एंड डी एंड ई एंड एफ एंड जी यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हर जगह एंड है।
तो ये सारे क्राइटेरियाज पूरे करने हैं। अभी फाइनली शुरू करते हैं साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। नाउ द मीनिंग ऑफ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, and we say sponsor shall be carrying the business in the financial services for a period of minimum 5 financial years और minimum 5 years। मैं financial years ही मानकर चल रहा हूँ, preceding 5 years, 5 साल हो गए बिजनेस करते हुए। एंड दिस इज एक्चुअली जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है, जब किसी लॉ में ईयर लिखा हो, ये ना बताया हो कि फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, तो वहाँ तो कहते हैं प्रिज्यूम कैलेंडर ईयर, लेकिन यहाँ नीचे हर जगह फाइनेंशियल ईयर क्राइटेरिया है। तो क्योंकि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करोगे प्रिसीडिंग 5 ईयर्स का, तो जहाँ पर भी प्रॉफिट प्रिसीडिंग 5 ईयर्स लिखा है तो बट ऑब्वियस है कि वो फाइनेंशियल ईयर का ही कैलकुलेट होगा। तो क्योंकि वो आगे भी 5 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर है। मैं प्रिज्यूम फाइनेंशियल ईयर कर रहा हूँ हर जगह। तो द कंपनी इज कैरिंग ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ए बिजनेस ऑफ मिनिमम 5 फाइनेंशियल ईयर्स एंड 5 बैलेंस शीट होंगी आपके पास, मतलब ऑलरेडी ये मैं मानकर चल रहा हूँ। और ये फाइनेंशियल सर्विस है तो बैंक हो सकता है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, और जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, दीज आर द एग्जांपल्स। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, या फिर ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल यूटीआई है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ इधर, यहाँ बैंक्स में एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ही है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है। और इधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर एग्जांपल यूटीआई है, जिन्हें 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अपना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। And then ensure that net worth, that is paid up capital plus freezes minus accumulated losses minus deferred revenue expenditure minus miscellaneous expenditure not written off so far minus intangible asset, जो बच गया net worth is positive in all the immediately preceding 5 years। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि 3 out of 5 years या 2 out of 5 years, ऐसा नहीं बोल रहे, all 5 years, all previous 5 financial years। पिछले 5 साल की बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी आपको, और पिछले 5 साल की बैलेंस शीट उठाकर करंट ईयर में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सेबी के पास, स्पॉन्सर फाइलिंग। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब 25-26 चल रहा है, अब करंट फाइनेंशियल ईयर इज 2025-2026। तो अब पिछले 5 साल देख लो आप, इससे पहले वाले 24-25, 23-24 एंड सो ऑन, मतलब पीछे चले जाओ, 5 इयर्स कैलकुलेशन कर लो पीछे। सो आल से वो कहाँ तक चला जाएगा पिछले 5 साल, इफ आई से 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, उससे पहले भी 1 साल और 20-21, ये 5 साल की बैलेंस शीट उठा लो, और इन 5 सालों की बैलेंस शीट में नेटवर्थ कैलकुलेट करो, हर बार इंडिविजुअली अलग अलग, और हर बार आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो आप 25-26 में करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे एज स्पॉन्सर टू सेटअप अ न्यू म्यूचुअल फंड। सो अदरवाइज सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो ऑल इमीडिएटली प्रोसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स में नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन एंश्योर दैट पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ, ऊपर पॉजिटिव नेटवर्थ की बात हो रही थी, नीचे पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ की बात हो रही है। Ensure that positive liquid net worth is more than the proposed capital contribution of the sponsor in the asset management company। यहाँ रुक जाते हैं। अगर इसको अब एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो मैथमेटिकल तो कैसे लिखेंगे। पॉजिटिव लिक्विड नेट वर्थ इज मोर देन proposed capital contribution of the sponsor in the asset management company। Now if I say positive liquid net worth, so I'll put it this way। तो इन जनरल बात हो रही है, पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ स्पॉन्सर इज मोर देन द प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मान लो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 60 करोड़ डालने जा रहे हैं, मान लो रुपीज 60 करोड़ डालने जा रहे हैं, तो इनका अपना जो खुद का लिक्विड नेटवर्थ है, जो लिक्विड एसेट्स में लगाया हुआ है, वो 60 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रिज्यूम
दिस इज माय स्टेप नंबर 1। तो यहाँ जो इनकी लिक्विड नेटवर्थ है, इट इज स्टेप नंबर 2। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि प्रपोज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉन्सर इन द एएमसी इज ₹60 करोड़, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दैट this positive liquid net worth of the sponsor itself is more than 60 करोड़। उनको अपनी पहले खुद की नेटवर्थ चेक तो करनी पड़ेगी। I hope getting this simple. Then going on further, एक चीज और आपको यहाँ दिखाई दूं, यहाँ पर क्योंकि अभी वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है और पॉइंट 3 में अभी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, पॉइंट 3 है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जा रहा हूँ। क्लॉज जो आगे के दिए हुए हैं उसमें कह रहे हैं स्पॉन्सर शेल कंट्रीब्यूट हैज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड और इज करंटली गोइंग टू कंट्रीब्यूट। या तो स्पॉन्सर ऑलरेडी पास्ट में कंट्रीब्यूट कर चुका है या फिर अभी कंट्रीब्यूट करने वाला है। एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द एएमसी, इतना तो लगाना ही लगाना है स्पॉन्सर को, क्योंकि वो पॉइंट उठ रहा था तो मुझे लगा कि उसको यहाँ कनेक्ट कर लूँ। वो A3 था और ये पॉइंट C है, क्लॉज C है। वो एक्सप्लेनेशन का पॉइंट 3 था कि भाई इतना तो लगाना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना करना है स्पॉन्सर को एएमसी में। और अगर मैं इसी को आपको इस तरीके से दिखाऊं यहाँ पर, जस्ट अ सेक, sponsor shall contribute greater than equal to 40% of the net worth of the AMC. Others can contribute equal to or less than 60% of the net worth of the AMC. अगर मान लो presume point number 1 कहूंगा, presume total net worth of the AMC is 150 करोड़, presume total proposed net worth of AMC is, कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं, डैश एंड डैश करोर्स, ₹150 करोड़। तो फिर उस केस में स्पॉन्सर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मिनिमम 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द एएमसी, मतलब एटलीस्ट 40% ऑफ 150 करोड़ एंड दैट कम्स टू ₹60 करोड़। और अदर्स कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 60% ऑफ ₹150 करोड़ एंड दैट कम्स टू ₹90 करोड़। So I'll say this is point number 1, point number 2, point number 3. That is how the calculation goes. Step by step जा रहे हैं। तो जितनी आपकी एएमसी की नेटवर्थ है उसमें स्पॉन्सर का कंट्रीब्यूशन कितना रहना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में एटलीस्ट 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ एएमसी, इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी, मतलब जो क्लॉज सी में मेंशन्ड है, दैट इज इन द क्लॉज सी over there. And then I come back over here once again. हाँ जी, तो हमारी बात हो रही थी A3 में पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ इज मोर देन of the sponsor is more than proposed capital contribution in the AMC.
और साथ में कह रहे हैं एंड एंश्योर दैट इन केस देयर इज अ चेंज इन कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग एएमसी। अब इसका मतलब हुआ टेक ओवर, चेंज इन कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग एएमसी। एएमसी पुरानी चली आ रही है, स्पॉन्सर चेंज हो रहा है और न्यू स्पॉन्सर आ रहा है, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है एग्जिस्टिंग एएमसी का। सो इन केस ऑफ, इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, टेक ओवर ऑफ एएमसी बाय न्यू sponsor, takeover of AMC by new sponsor. Now in that case it is due to acquisition of shares, मतलब न्यू स्पॉन्सर आ रहा है एग्जिस्टिंग एएमसी के 50%, मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर रहा है, 51% 52% टेक ओवर कर रहा है। तो उस केस में कह रहे हैं देन द पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर, मतलब न्यू स्पॉन्सर, यहाँ पर द स्पॉन्सर का मतलब न्यू स्पॉन्सर, द पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द new sponsor or the funds which are tied up by the new sponsor, और फंड्स टाइड अप का मतलब यहाँ पर ये है कि एएमसी का टेक ओवर करने के लिए न्यू स्पॉन्सर ने कुछ पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा करवा दिया। वो आपको मालूम है, सेबी टेक ओवर कोड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एस्क्रो अकाउंट में जमा भी करवाना होता है। सो इन द एस्क्रो अकाउंट, तो बीच में और लिखा है, तो कह रहे हैं या तो पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द न्यू स्पॉन्सर या फिर और द फंड्स टाइड अप बाय द न्यू स्पॉन्सर इन द एस्क्रो अकाउंट is to the extent of aggregate par value of the shares to be acquired of the AMC or aggregate market value of the shares proposed to be acquired of the AMC, whichever is higher। जो भी हायर वैल्यू है भाई, उतने पैसे आप पहले से फ्रीज करके, ब्लॉक करके एस्क्रो अकाउंट में टाइड अप करके रखे हुए हैं आपने, समथिंग लाइक दैट। तो या तो आपकी पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है कि आप शेयर्स इजीली एक्वायर कर लेंगे, और वो लिक्विड जो आपकी नेटवर्थ है उसको आप जब चाहे इन कैश कर लेंगे, बेच बाच कर वहाँ से कैश निकाल कर आप एएमसी के शेयर होल्डर्स को देकर उनके शेयर्स एक्वायर कर लेंगे, या फिर एस्क्रो टेक ओवर कोड में चले गए वापस। तो एस्क्रो अकाउंट में आप या तो पैसा टाई अप कर लीजिए, या फिर आप पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ आपकी इतनी ज़्यादा है कि जब चाहे उसको इनकैश करके पैसा निकाल कर यू कैन ईजिली पे टू द शेयर होल्डर्स ऑफ AMC to do the takeover of AMC for acquiring the shares of that AMC. AMC is the target company in this case, obviously. AMC is the target company and new sponsor is the acquirer or acquiring company over here. तो दो तरीके आपको दे दिए गए हैं, और इसको यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा। So well, I'll say this is A3 explanation 3 of clause A. In case of takeover acquisition of AMC by the new sponsor, positive liquid net worth of the new sponsor is greater than equal to aggregate par value of the shares of the AMC to be acquired or aggregate market value of the shares of the AMC to be acquired, whichever is higher, या तो par value या तो market value। and I am hoping, मतलब बेसिकली पार वैल्यू 10 रुपये है और शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो आपको 100 रुपये के हिसाब से आपके पास लिक्विड नेटवर्थ होना चाहिए। और अगर उल्टा है कि पार वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ एएमसी 10 रुपये है, मार्केट वैल्यू 8 रुपये है, 8 रुपीज़ ओनली, पार वैल्यू 10 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 8 रुपीज़ ओनली, मतलब शेयर डाउन चल रहे हैं एएमसी का, तो फिर आपके लिए वो पार वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर कि उतने लिक्विड नेटवर्थ आपके पास न्यू स्पॉन्सर के पास होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे एक्वायरर। And AMC is the target company. Over here. So this is how the criteria is। और एक सेकंड क्राइटेरिया बोल रहे हैं, या तो पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ इतना हो, या फिर और फंड्स टाइड अप बाय द स्पॉन्सर आर ग्रेटर देन इक्वल टू द एग्रीगेट पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द AMC or the aggregate market value of the shares of AMC whichever is higher। वही पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू whichever is higher, तो वो तो है ही। तो वही पॉइंट 3 है, वहाँ जो लिखा हुआ था उसी को यहाँ एलाबोरेट कर दिया है अच्छे से। दैट्स द ओनली थिंग। द थिंग इज़ कि जो पढ़ना है वो एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, ट्रेनिंग में जाकर ये चीज़ें याद रहनी चाहिए।
जब आप बॉस के साथ बैठेंगे और ये सारी चीज़ें, मान लो आप किसी म्यूचुअल फंड में, किसी एएमसी में, किसी स्पॉन्सर में ही पहुंच गए आप ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ क्या चल रहा है यू शुड नो। और आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि काला अक्षर भैंस बराबर है। So well, I'll say it's not only for exam, it is also understanding for. और सर क्या हम एग्जाम में इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, we can write that in this form in the exam as well. मतलब बस पढ़ने वाले को कन्वे होना चाहिए प्रॉपरली कि आपने जो लिखा है उसको समझ में आना चाहिए। सो पॉजिटिव लिक्विड, अब समझ में आ गया आपको, ये एंड के बाद ना ये टेक ओवर वाली कहानी है, तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, पहली दो लाइन जनरल क्राइटेरिया है और बाद वाली तीन चार लाइन टेक ओवर वाला सिचुएशन है। पहली दो लाइनों में इन जनरल बात हो रही है और यहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशन वाली बात हो रही है बाद वाली तीन लाइनों में। और पहली दो लाइनों को वापस देख लेते हैं। पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर is more than the proposed capital contribution of the sponsor in the AMC। ये हमने पहले देख लिया। पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं, अब ये जो स्पॉन्सर है इसके पास जो नेट प्रॉफिट है, या जिसको बोलूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, इसको इलेबोरेट करके लिखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। होता वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, एक ही बात है यार, इट इज सेम। shall be there in each, shall be there, स्पॉन्सर के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल में होना चाहिए इन ईच ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स। वही मैं फिर से बोलूँगा, करंट ईयर 2025-26 चल रहा है, तो पीछे से अगर आप देखेंगे तो 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25, पिछले पाँचों सालों में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना पड़ेगा, स्पॉन्सर के पिछले पाँचों सालों के P&L अकाउंट में देखना पड़ेगा कि हर बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर थी, कितनी भी थी, कितनी भी थी लेकिन थी। मतलब यहाँ पर ये नहीं बोला कि 10 करोड़ होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए, बस होना चाहिए, दैट्स इट। 1 रुपया था तो भी चल जाएगा, मतलब बस होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। देन दे आर सेइंग लेकिन 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 नेक्स्ट पॉइंट 5 में कुछ और भी आ रहा है, तो 4 एंड 5 रेड टुगेदर, एंड हैव द एवरेज नेट एनुअल प्रॉफिट। अब ये एवरेज है, ऊपर तो था एग्जिस्टेंस में है, अब ये है एवरेज नेट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स ऑफ एटलीस्ट ₹10 करोड़। पिछले 5 साल का 10 करोड़ तो ऑन एवरेज आना चाहिए, 10 करोड़ पर एनम, इसको ऐसे कहें एटलीस्ट ₹10 करोड़ पर एनम। तो मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कम था, किसी में ज़्यादा था, बट एवरेज 10 करोड़ आ रही है, और इसको अगर ऐसे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, कि करंट ईयर हमारा 2025, 2026 और पिछले 5 साल प्रीवियस 5 ईयर्स 2020, 21, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, immediately preceding 5 फाइनेंशियल ईयर्स, और इन पाँचों साल में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, अलग अलग फिगर्स, ₹2 करोड़, ₹5 करोड़, ₹3 करोड़, ₹20 करोड़, एंड वंस अगेन ₹20 करोड़, या यहाँ पर भी चेंज करना है, ₹15 करोड़ एंड ₹25 करोड़, एग्रीगेट ₹50 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ₹25
10 करोड़ per annum. तो स्पॉन्सर इज फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया और ये A4 एंड A5 रेड टुगेदर एक्सप्लेनेशन दोनों हमने यहाँ कवर कर ली 4 and 5 पॉइंट. सो वेल आई से मतलब हर साल 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ नहीं चाहिए था पिछले 5 साल में. हर साल कुछ ना कुछ चाहिए था पॉजिटिव. और मे बी यहाँ पर 1 करोड़ है, यहाँ पर 4 करोड़ है, कुछ भी कर लीजिए आप, whatever you want to do. And then I'll say finally, but you have achieved average rupees 10 crore per annum. तो आपका क्राइटेरिया जो 5 है वो भी फुलफिल हो गया. 4 and 5 रेड टुगेदर, 4 and 5 रेड टुगेदर. तो पॉइंट नंबर 1 और 2 सिंपल थे. फाइनेंशियल सर्विस में होना चाहिए, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए इन 5 सालों में, नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए. और नीचे पॉइंट नंबर 4 है कि 5 सालों में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 5 साल का वो दैट वाज रुपीज़ 10 करोड़ मोर. बीच में एक सिर्फ पॉइंट 3 है जो आपको मेहनत करवाता है, जिसमें मेहनत करनी भी है और समझनी भी है. और पॉइंट 3 अपने आप में ही 2 पॉइंट है. पहली 2 लाइनें जनरल क्राइटेरिया है और बाद वाली 3 लाइनें स्पेसिफिक सिचुएशन है. अब अगर मान लो स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं भी है और ये 3 लाइनें इग्नोर भी कर देते हैं 1 मिनट के लिए, स्टिल वो जनरल क्राइटेरिया तो है. दैट इज पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ इज ऑफ द स्पॉन्सर इज मोर देन द प्रपोज्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. वो जनरल क्राइटेरिया तो है ही है. अब कहानी ये है कि अगर ये पांचों के पांचों फुलफिल हो जाते हैं, वेरी 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 गुड. और पांचों के पांचों फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर नीचे आ जाइए. अच्छा, ये लिक्विड नेटवर्थ की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही करवा दी, ऑलरेडी डन. तो ये आप अपने आप पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अब आपके लिए. आई एम नॉट रीडिंग थ्रू दिस. ये वही मैंने आपको जो पहले करवा दिया ये वही है. देन प्रोवाइडेड दैट, अब आता है ऑल्टरनेट क्राइटेरिया. इसको हम बोलेंगे दिस इज ऑल्टरनेट क्राइटेरिया फॉर क्लॉज ए. अगर आप क्लॉज ए के पांचों पॉइंट ऊपर कंप्लाई नहीं कर पा रहे तो, और वो पांचों के पांचों फुलफिल नहीं हो पा रहे तो, देन द स्पॉन्सर शैल फुलफिल द फॉलोइंग 6 क्राइटेरियाज. शैल फुलफिल following 6 criterias given below. तो क्लॉज ए की जगह उसका ऑल्टरनेट उसके प्रोवाइजो में दिया गया है. दैट इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. जस्ट अ सेक. फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, एडिक्वेट. अब ये ऑल्टरनेट क्राइटेरिया में आ गया. adequately capitalize the asset management company so that the net worth of the asset management company is not less than 150 crore. मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट दे दी यहाँ पर. मेन ऊपर क्राइटेरिया क्लॉज ए में नहीं था 150 करोड़. अगर वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला और वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है तो ठीक है. अगर वो सब कुछ फुलफिल स्पॉन्सर कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्पॉन्सर अगर वो सब कुछ फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो अब यहाँ कह रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी net worth of AMC shall be greater than equal to rupees 150 crore. तो ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्सर में पॉइंट नंबर 1, दिस इज ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्सर. लेकिन यहाँ स्पॉन्सर की बात नहीं हो रही, यहाँ AMC की बात हो रही है. क्राइटेरिया 1 जो बोल रहे हैं वो स्पॉन्सर के लिए नहीं है, AMC के लिए है. दैट नेट वर्थ ऑफ द AMC शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150 करोड़. जबकि क्राइटेरिया हम स्पॉन्सर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कंडीशन एक्चुअली AMC के लिए. एंड देन गोइंग ऑन फर्दर, आगे बढ़ते हैं. एंश्योर दैट इनिशियल शेयर होल्डिंग इक्वल टू द capital contributed to the assets of AMC to the extent of not less than 150 crore is locked in for a period of 5 years.
हाँ जी, जो इनिशियल शेयर होल्डिंग है, स्पॉन्सर जो पैसा लगा रहा है, equivalent to the capital contributed to the assets of the AMC. Well, I repeat that initial shareholding equivalent to the capital contributed to the assets of AMC to the extent of not less than 150 crore is locked in for a period of 5 years. 5 साल के लिए इतना तो आपको लॉक इन करवाना ही पड़ेगा. अगर इसको लिखना चाहूँ, इनिशियल शेयर होल्डिंग shall be locked in for 5 years. इनिशियल का I, शेयर होल्डिंग का SH, जिसकी वैल्यू मिनिमम 150 करोड़ होनी चाहिए. इनिशियल शेयर होल्डिंग ऑफ मिनिमम 150 करोड़ which is equal to the capital contribution equal to the capital contribute by S का मतलब sponsor equal to the capital contribute by the sponsor to AMC or sponsor in the AMC, and that is equal to lock in 5 years. इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में, initial shareholding of minimum 150 crore that is equal to the capital contributory by the sponsor, capital contribution by the sponsor in the AMC shall be locked in for 5 years. इतना तो लॉक इन करना मैंडेटरी है. पहले कह रहे थे नेटवर्थ 150 करोड़ की होनी चाहिए, अब कह रहे हैं जी इनिशियल शेयर होल्डिंग equal to capital contributed to the AMC, to the assets of AMC. अब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसी ने भी किया हो, अच्छा ये नहीं बोला कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन डन बाय द स्पॉन्सर, मे बी डन बाय स्पॉन्सर और मे बी डन बाय अदर्स. तो ये थोड़ा सा गलत है. स्पॉन्सर, यहाँ पर स्पॉन्सर और अदर्स दोनों हो सकता है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय स्पॉन्सर और अदर्स. किसी ने भी किया हो, स्पॉन्सर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर. इनिशियल शेयर होल्डिंग 150 करोड़ की, चाहे वो स्पॉन्सर ने कंट्रीब्यूट किया हो चाहे वो किसी और ने कंट्रीब्यूट किया हो, उसके ऊपर लॉक इन 5 करोड़ का रहेगा ही रहेगा, मतलब 5 साल का रहेगा. जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो यहाँ पर वही एग्जाम्पल, उसको एक्सटेंड कर देते हैं इसी वाले एग्जाम्पल को. कि भाई चाहे ये वाला 60 करोड़ है चाहे ये वाला 90 करोड़ है, स्पॉन्सर ने 60 करोड़ के शेयर्स लिए हैं, अदर्स ने 90 करोड़ के शेयर्स लिए हैं और इनिशियल कंट्रीब्यूशन 150 करोड़ किया है. इन सब के ऊपर लॉक इन इज 5 इयर्स. एएमसी ने बदले में ये शेयर्स दिए हैं स्पॉन्सर्स को या अदर्स को. और दोनों मिलाकर 150 करोड़ ही हो रहा है हमारे एग्जाम्पल में. 60 करोड़ प्लस 90 करोड़, टोटल 150 करोड़. मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो करना ही करना है. ये सब कहाँ बातें हो रही हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइजो एंड प्रोवाइजो का पॉइंट नंबर 2. प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज ए पॉइंट नंबर 2 सिंपल है. लॉक इन ऑन इनिशियल कंट्रीब्यूशन वर्थ रुपीज 150 करोड़. कम से कम इतना तो आपको करना. अच्छा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रखा है सर हमने, तो अगर कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रखा है, लॉक इन जो है वो कह रहे हैं कि इज रिक्वायर्ड टू बी हेयर
ऑन नॉट लेस देन 150 करोड़, क्या ज़्यादा पे भी लॉक इन हो जाएगा? कह रहे हैं कम से कम 150 करोड़ पे तो लॉक इन होगा ही होगा। इनिशियल शेयर होल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 150 करोड़, ऐसा लग रहा है इसको पढ़कर, लैंग्वेज इज नॉट वेरी वेरी क्लियर, इस लैंग्वेज को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि शायद 150 करोड़ से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट किया होगा ना, तो उस पर भी लॉक इन हो जाएगा। मतलब 150 करोड़ तो कंट्रीब्यूट वैसे भी करना ही है इन द नेटवर्थ ऑफ वेल एएमसी, और उससे ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट करोगे 5 साल का लॉक इन रहेगा। मतलब आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो यार, आप समझो, आप वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आ रहे हो। आगे तो सिंपल है फिर, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 3 इज वेरी सिंपल। Appoint experienced personnel in the asset management company such that total combined experience, अब single person का experience नहीं, total combined experience of CEO, COO, CRO, chief risk officer, chief compliance officer, chief investment officer should be at least 30 years। क्या बोल रहे हैं? combined experience of CEO plus COO plus CRO plus CCO, Chief Compliance Officer plus Chief Investment Officer। टोटल कंबाइंड एक्सपीरियंस इन सबका मिलाकर इज इक्वल टू 30 ईयर्स और मोर, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ईयर्स। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये ध्यान रखना है आपको कि इन पांचों ऑफिसर्स का अगर ऑन एवरेज देखूं, 5 ऑफिसर हैं तो 5 ऑफिसर्स का 3 साल है, 30 साल है, 30 ईयर्स है, तो 6 ईयर्स ऑन एवरेज 6 ईयर्स फॉर ईच ऑफिसर हो गया। किसी का थोड़ा सा कम, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 7 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 4 साल का, किसी का 8 साल का, बट टोटल एग्रीगेट इज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स। इस तरीके के एक्सपीरियंस्ड पर्सनल आपको यहाँ चाहिए इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर की बात नहीं हो रही है, एएमसी 30 ईयर्स, सो दिस इज फॉर इन एएमसी वंस अगेन। हाँ जी, सो ऊपर भी जो बातें हो रही थी, मतलब फर्स्ट पॉइंट एएमसी के लिए था, सेकंड पॉइंट वो तो चलो स्पॉन्सर ने या अदर्स ने जिसने लगाया उनके लिए था, ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट पॉइंट एएमसी के लिए है, सेकंड पॉइंट लॉक इन ऑन शेयर होल्डिंग ऑफ स्पॉन्सर्स एंड अदर्स, सबके लिए है। पॉइंट नंबर 3 वापस एएमसी के लिए है। एएमसी में इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कंबाइंड एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 4, मैं कहूँगा पॉइंट नंबर 4 हम बाद में पढ़ते हैं, ये उसी ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता है, पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ। पहले नीचे 5 और 6 खत्म कर लेते हैं, छोटे वाले पॉइंट। ensure that in case of the acquisition of the stake in the exercise in existing AMC, by takeover of existing AMC, the shareholding equivalent to at least 150 crores shall be locked in for 5 years। टेक ओवर के केस में भी कह रहे हैं, जो टेक ओवर किया है, एक्विजिशन किया है, 51% 52% लिया है, उसमें से कम 150 करोड़ का की शेयर होल्डिंग पे तो लॉक इन चाहिए। मतलब ये टेक ओवर के केस में भी सेम कहानी है। and ensure that the other conditions given in this regard by SEBI, by board का मतलब SEBI, shall also be complied with, adhered to from time to time। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 भी ऊपर देख लें, प्रोवाइजो नीचे बाद में पढ़ते हैं, ये प्रोवाइजो को अभी नहीं पढ़ूंगा, पहले ऊपर वाले पॉइंट देख लें, प्रोवाइजो बाद में। ensure that in the case of the acquisition of existing AMC, वही अब तो टेक ओवर ऑफ AMC के लिए बात हो रही है, पॉइंट नंबर 4 में भी और पॉइंट नंबर 5 में भी, दोनों में। ये स्पेशल सिचुएशन ही हो गई, specific situation, takeover of existing AMC by new sponsor, by a new sponsor। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 कॉमन है।
तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, इंश्योर दैट इन केस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग एएमसी द स्पॉन्सर शेल हैव मिनिमम पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ इक्वल टू द इंक्रीमेंटल कैपिटलाइजेशन रिक्वायर्ड टू इंश्योर द मिनिमम कैपिटलाइजेशन ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये अभी आपको इक्वेशन फॉर्म में दिखाऊंगा। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट है द पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर और द फंड्स टाइड अप बाय द स्पॉन्सर इन द एस्क्रो अकाउंट are to be to the extent of aggregate par value or aggregate market value of the shares proposed to be acquired in the AMC by the sponsor whichever is higher। ये तो वही पहले वाला पॉइंट है। नीचे वाली 3 लाइनें तो मैं कहूँगा सेम एज अबव, जो ऊपर मेन एक्सप्लेनेशन में था, सेम एज अबव। ये पहली 3 लाइनें कुछ नया क्राइटेरिया आ रहा है यहाँ पर, और ये आपको दिखा देता हूँ। ये सेम एज अबव लिखने का मतलब समझ में आया ना आपको, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ऊपर जो हमने पढ़ा था ना एक्सप्लेनेशन ए, उसमें ये जो मैंने काटा है स्पेसिफिक सिचुएशन वाला, यही नीचे कॉपी पेस्ट है, यही का यही नीचे कॉपी पेस्ट है। सेम एज अबव, तो वो तो हो गया। ये बीच में थोड़ा सा कुछ नया है यहाँ पर, तो ये देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? In case of takeover acquisition of the existing AMC and the AMC is the target company, once again I'll say, by the sponsor who is acquirer, minimum positive liquid net worth of the new sponsor, minimum positive liquid net worth of the new sponsor shall be equivalent to, equal to या equivalent के लिए ये साइन बना लेते हैं, 11th-12th क्लास में किया होगा आपने मैथ्स में, equivalent to incremental capitalization required to ensure the minimum capitalization of AMC। टेक ओवर से पहले कैपिटलाइजेशन 150 करोड़ से कम थी, 150 करोड़ की चाहिए होती है ना मिनिमम कैपिटलाइजेशन, और शायद 90 करोड़ थी या जो भी थी, अभी उसको बढ़ाकर 150 करोड़ करना पड़ेगा, 150 करोड़ तक ले जाना पड़ेगा। तो वो जो इंक्रीमेंटल है दैट इज 60 करोड़ एड ऑन, 60 करोड़ एड ऑन। तो पुरानी कैपिटलाइजेशन 90 करोड़ चली आ रही थी, अभी एएमसी टेक ओवर करवाने के लिए, मतलब ऐसा हो रहा है कि जो पुरानी एएमसी चली आ रही है उसके पुराने स्पॉन्सर अपने शेयर्स न्यू स्पॉन्सर को बेच रहे हैं, प्लस एएमसी कंपनी खुद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इशू, बल्क अलॉटमेंट सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वो भी दे रही है टू द वेल न्यू स्पॉन्सर। तो उसके लिए इंक्रीमेंटल कैपिटलाइजेशन मतलब उस तरीके से बढ़ाई जा रही है बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द न्यू स्पॉन्सर। तो उसके लिए हम करेंगे न्यू स्पॉन्सर के पास इनफ पॉजिटिव लिक्विड एसेट्स रहनी चाहिए, एंड नीचे वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल करना है। अब इसको एक फिक्टिशियस एग्जांपल से समझ भी सकते हैं हम लोग, एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। कि मान लो एएमसी के अंदर एग्जिस्टिंग एएमसी है, पुरानी एएमसी है, एग्जिस्टिंग एएमसी के अंदर पहले से ऑलरेडी it has 9 crore equity shares at the rate of rupees 10, 9 crore equity shares at the rate of rupees 10, जिसकी वैल्यू हो गई रुपीज 90 करोड़, और इसका 60% ओल्ड स्पॉन्सर के पास था, ओल्ड या ओरिजिनल स्पॉन्सर के पास था, और 40% इसका अदर्स के पास था। तो 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स का 60% मतलब 5.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स कह सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में रुपीज 54 करोड़ कह सकते हैं। ये ऐसा पहले था, प्रिज्यूम कर लेते हैं, प्रिज्यूम। एक्चुअली वो जो पहले वाला ओरिजिनल स्पॉन्सर था, ऐसे मान लीजिए कि वो ओरिजिनल क्लॉज ए कंप्लाई कर रहा था, और ओरिजिनल क्लॉज ए में तो 150 करोड़ और वो सारी रिक्वायरमेंट्स वैसे तो है नहीं, तो ओरिजिनल क्लॉज ए में तो देयर इज समथिंग एल्स, वहाँ तो वो इसके पास प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड भी था 5 साल का, नेटवर्थ ट्रैक रिकॉर्ड, पॉजिटिव नेटवर्थ
ट्रैक रिकॉर्ड 5 years, वो सब था इसके पास। तो 5 years साउंड ट्रैक रिकॉर्ड जिसको कहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ था, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 150 करोड़ और उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। तो ये तो ओरिजिनल सेटअप हो गया। तो स्टेप नंबर 1 एग्जिस्टिंग एएमसी है। स्टेप नंबर 2 पहले से उसमें 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं 90 करोड़ के। स्टेप नंबर 3 ओरिजिनल या ओल्ड स्पॉन्सर 5.4 करोड़ होल्ड कर रहा है। एंड स्टेप नंबर 4 अदर्स आर होल्डिंग, और मैं बोलूँगा स्टेप नंबर 4 उस ओरिजिनल स्पॉन्सर के पास साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड स्टेप नंबर 5 अदर्स वर होल्डिंग 40%। ठीक है। स्टेप नंबर 6, अब आया न्यू स्पॉन्सर जिसके पास साउंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और वो टेक ओवर कर रहा है इस एएमसी का। तो अभी इस एएमसी में आपको ये 90 करोड़ को बढ़ाकर 150 करोड़ करना पड़ेगा आपको। सो नाउ कम्स न्यू स्पॉन्सर। बात समझ में आ गई होगी आपको। न्यू स्पॉन्सर, लेकिन इसके पास क्या मिसिंग है? इसके पास साउंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 5 years इन क्लॉज ए, वो नहीं है, वो मिसिंग है। न्यू स्पॉन्सर कह लो, एक्वायरर कह लो, जो भी है। ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7, ये ओरिजिनल या ओल्ड स्पॉन्सर जो है ये कर रहे हैं सेल ऑफ 5.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ एएमसी टू न्यू स्पॉन्सर। तो हो गया टेक ओवर। ओरिजिनल स्पॉन्सर बाहर, न्यू स्पॉन्सर अंदर, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। ये स्टेप नंबर 7 हो गया। स्टेप नंबर 8, existing AMC is issuing preferential allotment of 6 crore new equity shares. So this is your step number 8. Six crore new equity shares at the rate ₹10 to new sponsor, और ये करना पड़ रहा है इंक्रीमेंटल कैपिटलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज इंक्रीमेंटल कैपिटलाइजेशन। और स्टेप नंबर 9, ऐसा करने से क्या होगा? स्टेप नंबर 9, ये 90 करोड़ में 60 करोड़ ऐड हो जाएंगे, टोटल 150 करोड़ हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एएमसी, जो सेबी ने रखा है। एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन ऑफ, सेबी ने क्राइटेरिया रखा है 150 करोड़ का प्रोवाइजो में। तो ये सारी कहानी समझ में आनी चाहिए आपको, दैट्स इट। और कह रहे हैं ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटलाइजेशन आ रही है ना, उसी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। मिनिमम पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द न्यू स्पॉन्सर शैल बी इक्वल टू दिस इंक्रीमेंटल कैपिटलाइजेशन का एग्जांपल जो हमने लिया 60 करोड़ का, उतनी तो होनी चाहिए, 60 करोड़ की होनी चाहिए, ताकि वो प्रेफरेंशियल इशू ले सकें 60 करोड़ का, टू एंश्योर द मिनिमम कैपिटलाइजेशन ऑफ एएमसी, कि वो मिनिमम कैपिटलाइजेशन ऑफ एएमसी ₹150 करोड़ अचीव हो जाए। और कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे एंड भी है, एंड यू हैव टू फुलफिल आइदर दिस और दिस, और ये विच एवर इज हायर तो आपको पता ही है, यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स।
और यहाँ पर बीच में यहाँ और है, और यहाँ पर भी और है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ एंड लिखा है, कहाँ और लिखा है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ऑफ प्रोवाइजो। ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है जो आपके सामने लिखा है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ एज स्टूडेंट थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। मतलब अब आप वो 4th 5th 6th 7th क्लास के छोटे बच्चे तो हो नहीं, मतलब और रट्टा तो आप 7th 8th क्लास में भी मार ही लेते थे, 8th 9th 10th क्लास में भी मार लेते थे। तो थोड़ा सा तो आपको मतलब समझ में आ गया है तो मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग वाज कि समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आया तो सब फिर रट्टा मार रहे हैं सिर्फ बिना समझे, तो कहानी गड़बड़ है। इसलिए एग्जाम्पल भी दे दिया आपको कि कहानी समझ में आ जाए। फाइनली दैट प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्राइवेट इक्विटी फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड मालूम है क्या होते हैं? ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, आगे आएगा वो, आगे चैप्टर AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो कैटेगरी 3 में जाते हैं, कैटेगरी 3 AIF द प्राइवेट इक्विटी फंड और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इकट्ठा किया है, और पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड वही जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इकट्ठा किया है, मे ऑल्सो भी परमिटेड टू एक्ट एज स्पॉन्सर, ये लोग भी स्पॉन्सर वाला काम कर सकते हैं। तो वैसे तो हम नॉर्मली बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये लोग भी अलाउड है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट the private equity funds, the pooled investment vehicles, the pooled investment funds may also be permitted to act as sponsor to sponsor the mutual fund, subject to such other conditions as may be specified by SEBI from time to time. SEBI उनके लिए अलग से conditions बता देगा। तो कोई पूछे क्या एसेट क्या AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी स्पॉन्सर हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय SEBI। आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हैं कंपैरेटिवली, मतलब एनालिसिस वाला काम मोस्टली खत्म हो गया आपका। देन एप्लीकेंट इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अब ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन के लिए वो मालूम है क्या कह रहे हैं? रेगुलेशन 7A में जाओ, आप रेगुलेशन 7 पढ़ रहे हो, अब रेगुलेशन 7A ICSI मॉड्यूल में है नहीं, लेकिन वहाँ रेगुलेशन 7A में क्या कह रहे हैं? फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया शेड्यूल 2 ऑफ सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन में दिया गया है, वहाँ चले जाइए। तो रेगुलेशन 7A कहता है SEBI इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस में जाइए, और वहाँ पर उन रेगुलेशंस में एक शेड्यूल 2 दिया गया है, उस शेड्यूल 2 में फिट एंड प्रॉपर पर्सन का लीगल क्राइटेरिया बताया है। अब वो अपने सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं जा रहे उधर, बाकी सेबी की वेबसाइट पे आप देख लेना। नहीं तो लोग रट्टा मारते रहते हैं, वो जिम में जाता है, वो चेस्ट है, वेस्ट है, बाइसेप्स है, लीगली फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, और वो कहाँ दिया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। देन पॉइंट B एंड C, तो हर जगह वो एंड ही चलेगा, B एंड C। द स्पॉन्सर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड और कॉन्ट्रीब्यूट्स, पास में कॉन्ट्रीब्यूट कर चुका है या अभी करने वाला है, एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द AMC, दैट इज देयर। देन वी आर सेइंग पॉइंट D, ये मैंने आपको इक्वेशन फॉर्म में दिखा दिया पहले, विद एग्जांपल दिखा दिया। देन स्पॉन्सर और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स or the principal officer to be employed by the mutual fund should not have been guilty of fraud or has not been convicted, कोर्ट में दोषी करार नहीं दिया गया है, convicted of the offense involving moral turpitude which is below the moral standards of society like rape or whatever I'll say, all those things. So or has not been found guilty of any economic offense like Foreign Exchange Management Act, something like that, or there are so many other laws, money laundering act, prevention of money laundering act वगैरह। तो मे बी PMLA, मे बी FAMA, etc.
वो ब्लैक मनी रोटेट नहीं किया, वो सब कुछ गड़बड़ियाँ नहीं की हैं, साइफनिंग ऑफ फंड्स नहीं किया, उसमें कभी गिल्टी नहीं पाया गया, दैट इज़ पॉइंट डी। तो स्पॉन्सर या उसके डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल ऑफिसर कभी भी कन्विक्ट नहीं हुए होने चाहिए, कभी भी गिल्टी प्रूव नहीं हुए होने चाहिए, फ्रॉड में, इकोनॉमिक ऑफेंस में, मॉरल टर्पिट्यूड में। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टीज टू एक्ट एज ट्रस्टीज फॉर द म्यूचुअल फंड, ये तो कंपलसरी है ही, ट्रस्टीज अपॉइंट करने हैं, और आप हर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। वो सेबी की जो डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस हैं उनका जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वही होते हैं अपॉइंट। अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू मैनेज द म्यूचुअल फंड्स, टू ऑपरेट द स्कीम्स, आपको मालूम ही है, इट इज़ द ब्रेन, इट इज़ द मैनेजर ऑफ म्यूचुअल फंड। देन अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन, ये तो मतलब बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ये तो आपको फुलफिल करने हैं। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द मशीनरी ऑफ द म्यूचुअल फंड, जिसके बिना म्यूचुअल फंड काम ही नहीं कर सकता, और आपको ऑलरेडी पता है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन इन ऑर्डर टू कीप द कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज और गुड्स और गोल्ड, सिक्योरिटीज और गुड्स और गोल्ड related instruments or silver related instruments or other assets of the mutual funds in terms of these regulations, and provide such other custodial services as may be authorized by the trustees. Simple है। Note that whenever the sponsors establish, तो क्राइटेरियाज हो गए खत्म आपके। Now note that when the sponsors establish a new mutual fund, they shall file the application with SEBI to get the mutual fund registered. तो यहाँ अगर मैं फाइनली कह सकता हूँ कि हमने स्पॉन्सर वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, एंड नाउ वी कैन गो टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि चलो इस पेज पे हम यहाँ पर हैं, तो जो इसके बाद दिया हुआ है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट करने वाला है तो वो रीड आउट कर लेते हैं। और कुछ एक और न्यू टॉपिक्स, एडिशनल टॉपिक्स आईसीएसआई ने अपने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, वो भी साथ साथ ही कर लेते हैं। देन नॉर्म्स फॉर दिस इज, अब इसका स्पॉन्सर से कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स अ न्यू टॉपिक, इट्स अ न्यू टॉपिक। स्पॉन्सर वाला टॉपिक खत्म हो गया, फिनिश 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 फिनिश। अब नए टॉपिक में आ जाइए, नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस इन द म्यूचुअल फंड, रेगुलेशन 7C। The sponsor may be permitted to disassociate from the asset management company and the mutual fund subject to the conditions as may be specified by SEBI। अब ये बड़ा सरप्राइज हो गया, नई रेगुलेशन आई है, न्यू रेगुलेशन 7C, पहली बार म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री में अलाउ किया जा रहा है, परमिशन दी जा रही है कि एक स्पॉन्सर जिसने म्यूचुअल फंड को एस्टैब्लिश किया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई और साथ में अटैच किया, ट्रस्टीज अपॉइंट किए, वो सारे काम किए, वो अपने आप को डिसएसोशिएट कर रहा है और कह रहा है मैं सबको फ्री कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ सब कुछ और मैं बाहर निकल रहा हूँ, डिसएसोशिएट कर रहा है अपने आप को फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हो सकता है वही, मतलब एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर फ्रेंडली टेक ओवर में किसी न्यू स्पॉन्सर को अपना म्यूचुअल फंड या अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी दे रहा है इन द फ्रेंडली टेक ओवर, और खुद डिसएसोशिएट होकर जा रहा है, कुछ वैसा सा हो रहा है। इन द इवेंट ऑफ स्पॉन्सर, अगर वो स्पॉन्सर डिसएसोशिएट हो रहा है, अपने आप को डिसएसोशिएट कर रहा है, in the event of the sponsor disassociating itself from the asset management company and the mutual fund, अगर वो दोनों से डिसएसोशिएट हो रहा है जैसे कि ऊपर सब क्लॉज 1 में दिया गया है, then the asset management company of the existing mutual fund may itself act as sponsor। वाओ वाओ, हाँ, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद ही स्पॉन्सर बन सकती है अपने म्यूचुअल फंड की। तो स्पॉन्सर अगर म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डिसएसोशिएट होकर जा रहा है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी किसी और को दे रहा है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी स्पॉन्सर बन सकती है अपने ही म्यूचुअल फंड में। है तो बड़ी अजीबो गरीब सी बात। अब देखते हैं प्रैक्टिकली जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कैसे होंगी, ये देखने वाली बातें। ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड इन द फॉर्म एंड द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। और बड़ा अजीब लगेगा मुझे जब हम बोलते हैं, यार देखो हम बोल रहे थे अभी तक ना कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी और स्पॉन्सर में स्पॉन्सर शेल इन्वेस्ट एटलीस्ट मिनिमम 40% इन द नेटवर्थ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। लेकिन जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी खुद की स्पॉन्सर होगी तो वो स्पॉन्सर अपनी खुद में की नेटवर्थ में 40% कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो वाला क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब ये चीज़ें आएंगी, हो सकता है सेबी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे, देखेंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो एज स्टूडेंट याद कर लो आप, और आपको मालूम ही है एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स तो होल्ड कर नहीं सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही ले लो, अपने खुद के शेयर्स तो होल्ड नहीं कर सकती। एक कंपनी दूसरी कंपनी से शेयर होल्ड कर सकती है, अपने खुद के तो होल्ड नहीं कर सकती।
लेकिन अभी यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, बोल दिया उन्होंने that AMC itself may become, may not become sponsor of the mutual fund. Then going on further, in the event of disassociation, अगर disassociation होता है of the past sponsor, original sponsor from the AMC and from the mutual fund, then the shareholding of any shareholder in that particular AMC, उस AMC के जितने भी shareholder हैं, the shareholding of any and every shareholder of that AMC shall be below 10% in the AMC. Simple point है कि इतना ध्यान रख लीजिएगा कि AMC में हर शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग 10% या 10% से 10% भी ना हो, बिलो 10% हो, एग्जैक्ट 10% भी ना हो. Then going on further, in the event of sponsor disassociating itself from the AMC and the mutual fund, the board of directors of such AMC shall have at least 2/3 independent directors. Simple है, मतलब AMC में 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए. अगर पुराना वाला स्पॉन्सर डिसएसोशिएट होकर जा रहा है तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से नहीं चलेगा, मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहने चाहिए. और लास्ट में कह रहे हैं वेल अगर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो फेल हो जाती है टू फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द सब क्लॉज 2 अबव, ऊपर वाली, और वो स्पॉन्सर नहीं बन पाती है, जो कह रहे थे ना कि पुराना वाला स्पॉन्सर जाएगा तो एएमसी खुद एज स्पॉन्सर काम कर सकती है उस म्यूचुअल फंड में, लेकिन अगर वो नहीं कर पाती तो, एज स्पॉन्सर अगर काम नहीं कर पाती तो, इट फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द सब क्लॉज 2 अबव, देन द डिसएसोसिएटेड स्पॉन्सर जो छोड़कर गया है और द न्यू एंटिटी, एनी न्यू एंटिटी may become the sponsor of the mutual fund subject to such conditions as may be specified by SEBI from time to time. और मैं मानता हूं कि उस वक्त SEBI हाइपर एक्टिव हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड में लाखों इन्वेस्टर्स ने यूनिट्स ले रखी हैं उस म्यूचुअल फंड की अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स में, तो SEBI सोया तो रहेगा नहीं. अगर ये वाली प्रॉब्लम आई कि पुराना वाला स्पॉन्सर डिसएसोशिएट होकर चला गया और AMC न्यू स्पॉन्सर बन तो गई लेकिन स्पॉन्सर वाला काम मैनेज नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, उसमें फेल हो जाती है, तो फिर क्या होगा? लाखों इन्वेस्टर्स जिन्होंने करोड़ों यूनिट्स ली हुई हैं उस म्यूचुअल फंड में, उनको छोड़ तो देगा नहीं सेबी. सेबी खुद स्टेप इन करेगा, सेबी लोग अपॉइंट करेगा, सेबी किसी को एंटिटी को बोलेगा कि तुम टेक ओवर कर लो, या सेबी पुराने वाले स्पॉन्सर को बोलेगा कि तुम फटाफट आ जाओ. कुछ ना कुछ तो होगा, जो डिसएसोशिएट होकर गया है उसको पकड़ कर लाएंगे. तो सेबी खुद हाइपर एक्टिव हो जाएगा उस वक्त और लाखों इन्वेस्टर्स या करोड़ों इन्वेस्टर्स को मतलब अनाथ तो नहीं छोड़ेगा. सेबी को हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा. फाइनेंस मिनिस्टर हाइपर एक्टिव हो जाएगा उस वक्त, सिर्फ सेबी तो छोड़ो, सेबी चेयरमैन के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर हाइपर एक्टिव हो जाएगा. जो चल रहा है उसके ऊपर उसके भी कमेंट्स आएंगे कुछ ना कुछ. फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब पॉलिटिकली दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं वो वोट बैंक भी तो है ना सरकार का. तो जो सरकार चल रही है वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की भी ड्यूटी बन जाएगी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इस सिचुएशन में आए और वो या तो पुराने वाले डिसएसोशिएटेड स्पॉन्सर को या तो किसी न्यू एंटिटी को जल्दी से जल्दी एज स्पॉन्सर लाने की कोशिश करेंगे. तो वो सब उस वक्त देखा जाएगा जब ऐसी सिचुएशंस प्रैक्टिकली होंगी. तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है. रेगुलेशन 31A न्यू इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. सिंपल है कि जब भी पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स करेंगे, NFO लॉन्च करेंगे, तो जो नई यूनिट्स होंगी उसकी लिस्टिंग करवाएंगे. फॉर एनी लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स ऑफ एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड शेल टेक द नेसेसरी स्टेप्स. सारा काम तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ही करना होता है. NFO लॉन्च करना है, यूनिट्स अलॉट करनी है, लिस्ट करानी है, एंड ऑब्टेन द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द recognized stock exchange NSE BSE in the manner specified by such stock exchange from time to time. AMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये तो हमें पहले भी पता था. देन बिफोर द लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स, यूनिट लिस्ट बाद में होंगी, लिस्टिंग से पहले लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द AMC ऑफ द म्यूचुअल फंड शेल एग्जीक्यूट और साइन लिस्टिंग एग्रीमेंट विद सच स्टॉक एक्सचेंज. जहाँ पर साइन करवा रहे हैं मतलब जहाँ पर लिस्ट करवाना है, जहाँ लिस्ट करवा रहे हैं वहाँ लिस्टिंग एग्रीमेंट पहले साइन करेंगे, लिस्ट बाद में होंगे. सिंपल, खत्म.
अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मतलब ICSI ने सिलेबस में ऐड कर लिए हैं। न्यू डेफिनेशन ऑफ मार्केट अब्यूज़ आ गई है। मार्केट अब्यूज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द स्टॉक मार्केट which contravenes the section 12A of the SEBI Act, the act का मतलब SEBI Act, और any provisions of SEBI, prohibition of fraudulent and unfair trade practice relating to the security market, ये चैप्टर आगे आएगा। और 2003 रेगुलेशंस और SEBI प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 जो मैं पहले करवा चुका हूँ। तो यहाँ आकर कहूँगा ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। नाउ वी कैन गो बैक टू द पेज नंबर 4। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।